नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। गाय को भोजन कराने से, गाय की पीठ पर हाथ फेरने से, गौशाला में सेवा करने से मजबूत होंगे नवग्रह। देखिए कालचक्र। जी हाँ, सनातन धर्म में गाय को सबसे सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य माना गया है। गाय के गोबर, गौमूत्र से लेकर गाय का दूध बेहद पवित्र और अनमोल है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको गाय और 9 ग्रहों के बीच का कनेक्शन समझाएंगे। कैसे गाय की सेवा करने से और अलग अलग चीजें गाय को खिलाने से आपकी कुंडली में बैठे 9 ग्रह आपको शुभ फल दे सकते हैं। इसी से जुड़ा है आज का टॉपिक। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर है 0120665211। तो चलिए, सबसे पहले शास्त्रों में गाय के महत्व की बात करेंगे। पंडित जी से जानेंगे कि क्या शास्त्रों में कही गई ये बात सच है कि गाय के हर अंग में देवताओं का वास है। ये जानते हैं पंडित जी से। गाय हमारी माता है और हम हमेशा से यही सुनते आए हैं, और गाय पूजनीय है, ये हम सुनते आए हैं। 9 ग्रहों से इसका कनेक्शन तो जानूंगी, लेकिन वाकई में हर अंग में गाय के देवता बसते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातन धर्म की मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। देखो, यहाँ कोटि माने करोड़ भी होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है। यहाँ यही नहीं समझ लेना चाहिए कि 33 करोड़। 33 करोड़ जो है, 33 कोटि देवता हैं हमारे, ये बात समझ में आती है। 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास गाय के शरीर में होता है। जानते हैं, धार्मिक दृष्टि कुछ भी हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ टिकी हुई थी? गाय पर। रहीमदास जी क्या लिखते हैं? गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। इस बात से ये बात प्रमाणित होती है कि गाय भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड रही है। गोधन, गाय सबसे बड़ा धन। गजधन, दूसरे नंबर पर हाथी। बाजधन, तीसरे नंबर पर घोड़ा धन। और रतन धन खान, और उसके बाद हीरा पन्ना मोती माणिक। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। तो कहने का मतलब यह है भैया कि भारत के अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है गाय। और आज भी जिन घरों में गायों का पालन होता है, जिन घरों में गाय की सेवा होती है, उस घर से ऋण, रोग और दरिद्रता करोड़ों कोस दूर रहती है। जहाँ सचमुच में गाय की सेवा की जाती है, गाय जहाँ पूजनीय और वंदनीय है, गाय जिस समाज में आदरणीय है, वो समाज सदा उन्नत और सुखी रहता है। गाय को जहाँ पीड़ा पहुँचाई जाती है, गाय को जहाँ कष्ट दिया जाता है, वहाँ चाहे जितना पुरुषार्थ कर दिया जाए, लेकिन अभाव वहाँ पर तांडव करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि क्या कहा गया है? श्रृंगमूले गवाम नित्यम ब्रह्मा विष्णु च संसितौ, श्रीरांग्रे सर्वतीर्थानि अस्थावराणि चराणि च, शिवो मध्ये महादेव सर्वकारण कारणम, ललाटे संसिता गौरी नासावंशे च षण्मुखम। गाय की सींग की जड़ में ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित होते हैं। सींग के अग्रभाग में चराचर समस्त तीर्थ प्रतिष्ठित होते हैं। महादेव सींगों के मध्य भाग में प्रतिष्ठित होते हैं, और गैया के ललाट में गौरी और नासिका के अग्रभाग में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित हैं। 68 करोड़ तीर्थ और 33 करोड़ देवी देवताओं का चलता फिरता विग्रह गाय है। जो व्यक्ति गाय की पीठ पर हाथ फेर देता है,
गाय को मच्छर और मक्खियों से बचाता है, गौशाला की सफाई करता है, उसे बहुत पुण्य मिलता है। निष्काम भाव से गौ सेवा करने वाला गौदान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय के पानी पीने में रुकावट बनता है वो महापाप का भागी होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बैतरणी नदी पार करने का एकमात्र साधन गाय है। 11वें दिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो 11वें दिन एकादश का श्राद्ध होता है और उस श्राद्ध में अंत में बैतरणी नदी पार उपलक्षण से कराई जाती है। तो होता क्या है कि यज्ञ मंडप के दक्षिण दिशा में एक छोटी सी नाली नुमा गड्ढा खोद दिया जाता है। 1 फीट चौड़ा, 6 इंच गहरा और लगभग 4-5 फीट लंबा जो है एक गड्ढा खोद दिया जाता है और उस गड्ढे को पानी से भर दिया जाता है। गड्ढे के उत्तर तरफ गाय को खड़ी कर दिया जाता है और उत्तर तरफ वो यजमान जिसके पूर्वज मरे हुए हैं वो हो जाता है। वो गाय की पूंछ पकड़ लेते हैं और सामने से गाय को कोई जरा सा हांका लगा देता है। गाय वो नाली डाक करके उस पार चली जाती है और वो व्यक्ति भी उस पार चला जाता है। यही बैतरणी नदी है और इसी को पार करना उपलक्षण से एकादश श्राद्ध में कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गरुड़ पुराण में यही कहा गया है कि बैतरणी नदी जिसमें बहुत ही कष्ट मिलता है जाने पर, उसको पार कराने के लिए ये केवल गौ माता ही सहायक हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। तो शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, गौशाला में कुछ देर समय बिताने से स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे गौ सेवा की। गौ सेवा कैसे हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है और सौभाग्य को बढ़ा सकती है, यही बता रहे हैं आपको पंडित जी आज कालचक्र में। और पंडित जी से जानेंगे कि कैसे हम गौ सेवा करके अपने भाग्य को और दुरुस्त कर सकते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि गौ सेवा करके हम 9 ग्रहों के पाप ताप से कैसे बच सकते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब एक ऐसा क्या उपक्रम है जिससे हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो इस सृष्टि में गाय है जो 9 ग्रहों के दोष को दूर कर सकती है। कैसे? अगर आपके जन्म कुंडली में तुला राशि का सूर्य है या मकर कुंभ राशि में सूर्य पीड़ित होकर के पड़ा हुआ है और उसका अशुभ प्रभाव आपको मिल रहा है, तो उसे भैया आप शुभ कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो भी गाय की सेवा से। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एकमात्र गाय ही ऐसा प्राणी है जिसके जरिए सभी ग्रहों के ज्योतिषीय उपचार किए जा सकते हैं। सूर्य ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं ये जान लीजिए। यदि आपका सूर्य निर्बल है, 2 पापक ग्रहों के मध्य में है, पापक ग्रह सूर्य राहु की दृष्टि में है, यदि ऐसी स्थिति में या नीच के नवांशक में है, तो ऐसे में अगर सूर्य अशुभ स्थिति में है तो आप नियमित रूप से गाय को साबुत गेहूं उबाल करके और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके गाय को ठंडा होने पर खिलाइए। इससे आपका तेज और प्रभुत्व का विस्तार होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर से दूर होगा। क्या करेंगे? गेहूं को धो करके उसको अच्छे से उबाल करके पका करके उसमें गुड़ डाल करके और वो गाय माता को ठंडा होने के बाद खिलाना है। कब? रविवार को। अगर 7 रविवार ये उपाय कर दिया जाए तो चाहे जितना कमजोर सूर्य होगा उसमें के भी प्रभाव में वृद्धि आएगी। रविवार को गाय को गेहूं और गुड़ मिला करके खिलाने से कुंडली में कमजोर सूर्य के प्रभाव कम होने लगते हैं और बछड़े के साथ गाय का दान करने से भी सूर्य को बल मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उनको गाय से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा
कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जब जिसका कमज़ोर होता है उस व्यक्ति को माता का सुख नहीं होता है, उस व्यक्ति का मन कमज़ोर होता है, उसको ठीक से नींद नहीं आती है, मानसिक बीमारियां रहती हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, साइनस और अस्थमा का अटैक बढ़ जाता है। ये सारी बुराइयां चंद्रमा देता है। तो ऐसे लोगों को रात को सोते समय गुनगुना गाय का दूध पी लेना चाहिए, और अगर हो सके तो उसमें केसर डाल करके अगर पिया जाए तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। सुबह खाली पेट गाय के दूध से बना मक्खन खा सकते हैं, इससे भी आपके शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति होगी। राहु और शनि जैसे ग्रहों के कारण क्षीण हुआ चंद्रमा अशुभ फल नहीं देगा, या चंद्रमा के आगे पीछे अगर पापक ग्रह हैं तो भी इसका पापक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में मंगल कमजोर है तो मंगलवार को गाय को क्या खिलाना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, मंगलवार को गाय को क्या खिलाना चाहिए? देखिए, अगर मंगल कमजोर होगा आपके कुंडली में तो पहली बात तो भाई बहनों का सुख नहीं होगा, दूसरी बात भाई भाई के दुश्मन रहेंगे, तीसरी बात आप डरपोक होंगे, चौथी बात आपके अंदर कायरता रहेगी, आप हिम्मत और साहस के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। मंगल अगर आपका कमज़ोर होगा तो आग और बिजली से बार बार आपको परेशानी होगी। मंगल कमज़ोर होगा तो कर्ज लेने के बाद आप कभी कर्ज नहीं उतार पाएंगे। तो ये सारे लक्षण अगर आपके शरीर में या आपके जीवन में मिलते हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो आप भी मानिएगा कि आपका मंगल कमज़ोर है। और हाँ, मंगल अगर कमज़ोर होगा तो वैवाहिक जीवन में टूटन और बिखराव होगा। तो मंगल अगर कमज़ोर है तो मंगलवार को मसूर की दाल पीसकर देसी घी में रोटी पकाकर गाय को खिलाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल 12वें भाव में हो तो मांगलिक दोष होता है ना, ऐसे लोगों को रात में अचानक चौंक कर या डर कर उठ जाने की बीमारी भी होती है। ऐसे लोगों को हर रोज सुबह गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए। गाय का स्पर्श करने से गाय के नथुने का जो हवा निकलती है, सिर्फ वो हवा लग जाने से सैकड़ों रोग दूर हो जाते हैं। हम जब घर पे रहते थे और कभी किसी के मूल शांति का मौका मिलता था, मूल शांति कराने जाते थे, तो वहाँ मूल शांति में मंत्र चाहे 2 कम पढ़ें चाहे ज़्यादा पढ़ें, हवन की आहुतियाँ 4 पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन एक उपाय जरूर करवाता था, शास्त्र सम्मत उपाय। वो क्या? लाल शॉल में या कंबल में बच्चे को लपेट करके पिता के हाथ में दे दिया जाता था, और पिता के हाथ में थोड़ा सा गुड़ दे दिया जाता था दाहिने हाथ में। बाएं हाथ से बच्चे को पकड़कर दाहिना हाथ नीचे से करके उसमें गुड़ लिए रहते थे, और किसी सीधी गाय के पास जा कर के खड़े हो जाते थे। गाय जब मुंह अपना गुड़ के लिए करती थी तो उसके नथुने से जो हवा निकलती है वो बच्चे को लग जाती थी, और इसी से हम पूरी मूल शांति मान लेते थे। ये शास्त्र का विधान है भैया। गाय के नथुने से लगी हुई हवा मूल के दोष को क्षण भर में नष्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात बिल्कुल आजमाई हुई है। और जो लोग गौ के बीच में रह करके गाय की सेवा करते हैं, वो लोग चाहे जितने गंभीर चर्म रोग में फंसे हुए हों, वो चर्म रोग भी 1 साल के अंदर ठीक हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि गाय की सेवा से बढ़ करके तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यद्यप शुद्ध हो लेकिन अगर लोक मत के विरुद्ध हो तो मत उसको करो, मत उसका आचरण करो। बचपन से मेरे मन में एक सपना रहता था कि अगर भगवान सामर्थ्य दे तो एक गौदान का कार्यक्रम आयोजन करें। भगवान ने यश कीर्ति प्रतिष्ठा दी। सन 2007 में विंध्यवासिनी में, विंध्याचल में सहस्र चंडी यज्ञ का आयोजन माता ने हमसे कराया, और उसमें 108 गायों को दान करने का संकल्प हमने लिया। और वो 108 गायों का संकल्प हमने 108 लोगों से ले लिया कि आप 108 गायों का गोदान करने में सहयोग करेंगे। चलिए, 2.5-3 महीने परिश्रम करके गायों को खरीदा गया, और वो भी बछड़े वाली गाय खरीदा गया, ताजी ब्याई हुई गाय खरीदा गया। और 27 जनवरी को गोदान होना था, यज्ञ का अंतिम दिन था। आप विश्वास करिए
एक एक गाय खरीदने में कितनी मेहनत हुई होगी वो मैं जानता हूँ। लेकिन दुख तब हुआ जब इतनी अच्छी अच्छी गायों को वहीं आधे से ज़्यादा पंडित जी लोग गोदान पाते ही 1 किलोमीटर के अंदर औने पौने दांव में बेचकर चले गए। सुनने के बाद इतना दुख हुआ कि इस दुख की कोई सीमा नहीं रही। तो अब ये बात देखना है गोदान करने के पहले कि जिसे आप गोदान कर रहे हैं वो ले जाकर गाय की सेवा करेगा कि ले जाकर गाय को किसी ऐसे हाथों में दे देगा जो अपमानित होगी, जहां गाय का अपमान होगा, जहां गाय का तिरस्कार होगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि शुद्ध हो लेकिन यदि लोक मत के विरुद्ध हो तो ना उसको करो ना उसका आचरण करो। गाय को पालने वाला अगर है, गाय की सेवा करने वाला है, उसे ही गाय सोच समझ करके पूरी जानकारी इकट्ठा करके गोदान करें, वरना गोदान का दोष भी आपको लगेगा अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को गोदान करते हैं जो ले जाकर के गाय को प्रताड़ित करे या गाय की सुरक्षा संरक्षा ना कर पाए। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को गाय और ग्रहों के बीच का खास कनेक्शन बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं राहु ग्रह की। कुंडली में राहु ग्रह अगर अशुभ प्रभाव डाल रहा है तो आपको गाय को क्या खिलाना चाहिए, कैसे गाय की सेवा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपका राहु खराब होगा तो पक्की बात है कि आपके जीवन में दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी। अगर आपका राहु खराब होगा तो आप प्रेत दोष से ग्रसित होंगे, आपका परिवार प्रेतादिक दोषों से ग्रसित होगा। अगर आप राहु के प्रभाव में होंगे तो आपके घर में आकस्मिक दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी। अगर आप राहु के प्रभाव में होंगे तो आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। अगर आप राहु के प्रभाव में होंगे तो दरिद्रता तांडव करेगी, गरीबी आपको जीने नहीं देगी। तो ठीक है, अगर इन सब योगों में से कोई भी लक्षण आपके जीवन में है तो आप हर रोज दोपहर को या दोपहर को 12 बजे दिन 7 तरह का अनाज पिसवा लीजिए और उसकी रोटी जौ और ज्वार का आटा मिला करके बनवा लीजिए। रोटी काली गाय या भैंस को खिलाइए। गौशाला में किसी एक गाय के सेवा की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले लीजिए। देखिए फिर कैसे मतलब कि आपका कल्याण होना शुरू होता है। क्योंकि कहते हैं ना, गाय से को गया है और भैंस से को भया है। गाय की सेवा करने वाला कभी पतन पर नहीं जाता है, ये बात एकदम पक्की तरह से जान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गाय की सेवा करके इस महत्व को अच्छी तरह से समझा दिया है कि गाय का सेवा करने वाला चिरकाल तक सुखी रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चाहे राहु का ग्रह हो, चाहे सूर्य का, चाहे चंद्रमा का, चाहे मंगल का, एक गौ माता ऐसी हैं पृथ्वी पर जो सब ग्रहों के अशुभ प्रभाव का निवारण कर सकती हैं। इसलिए मैं कहूँगा गौ माता की जय हो। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में गुरु ग्रह अगर अशुभ फल दे रहा है तो ऐसे में आपको गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। जब गुरु ग्रह खराब होता है श्रद्धा ना, तो अपना गुरु जो गुरु मंत्र देता है कानों में, वो केवल हर समय धन ऐंठने का काम करता है, अपने शिष्य का शोषण करने का काम करता है। न तो शिष्य को मार्गदर्शन देता है, न शिष्य के दुख को दूर करता है, बल्कि वो हर समय शिष्य का शोषण ही करता है और शिष्य को दिग्भ्रमित करके उसे अधोपतन के रास्ते पर डाल देता है। हरई गुरु धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। ऐसा गुरु घोर नरक में तो जाता ही है, लेकिन तत्काल बेचारे शिष्य की दुर्गति हो जाती है। ठीक है, तो अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो बौद्धिक क्षमता भी कमजोर होगी, पूजा पाठ में मन भी नहीं लगेगा। ऐसे में तो केवल गौवंश का दर्शन कर लेने से ये दोष दूर हो जाता है। जो लोग सुबह सुबह उठ करके अपना हाथ देखते हैं और उसके बाद गाय का दर्शन करते हैं, ऐसे लोगों का बृहस्पति बहुत जल्दी मजबूत हो जाता है। और बृहस्पति का मजबूत होना ही जीवन में सुख सामर्थ्य है। जस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रहा। एक बृहस्पति अगर मजबूत हो जाए पूरे कुंडली में तो कुंडली के सारे अशुभ योगों की ऐसी तैसी कर देते हैं। तो एक बृहस्पति का अच्छा और एक बृहस्पति खराब हो जाए तो सब कुछ होते हुए भी
सब कुछ बेकार हो जाता है। गाय जहाँ रहती है या गौशाले में कुछ समय हर रोज या हफ्ते में एक बार जरूर थोड़ा अपना समय बिताना चाहिए और गौ सेवा करना चाहिए। इससे भी बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में अगर शनि अशुभ हो तो शनि के 7.5 ढैया चल रही हो तो कैसे करनी चाहिए गाय की सेवा और क्या करना चाहिए गाय से जुड़ा हुआ उपाय, आइए जानते हैं, बताइए पंडित। कुंडली में अगर शनि खराब होता है तो चर्म रोग होता है। सफ़ेद कुष्ठ बिना शनि के हो ही नहीं सकता है। शनि, चंद्रमा, बुध, केतु ये 4 ग्रह ही कारक होते हैं सफ़ेद कुष्ठ के। शनि खराब होगा तो नसों का रोग होगा। शनि खराब होगा तो हर समय गैस बनेगी, हर समय एसिडिटी होगी, पेट में जलन रहेगी। शनि खराब होगा तो निम्न किस्म के आदमी की सेवा करनी पड़ेगी। शनि खराब होगा तो न खाने योग्य भोजन खाना पड़ेगा। शनि की 7.5 चल रही है या फिर ढैया चल रही है और लगातार आप परेशान हैं तो काला तिल या उड़द की दाल पीसकर गेहूं के आटे में मिलाकर गाय को रोटी बना करके खिलाइए और गाय के खुर के नीचे की मिट्टी ले आकर के उससे अपने माथे पर रोज तिलक करिए। इससे निसंदेह आपका शनि ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे भाग्य आपके लिए सहायक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में अगर बुध अशुभ स्थिति में हो और व्यक्ति को विपरीत प्रभाव दे रहा हो तो ऐसे में आपको गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। कुंडली में अगर बुध खराब होगा तो आपका मामा आपका दुश्मनी का काम करेगा, दुश्मन का काम करेगा। दांतों में पायरिया होगी और दांतों से खून और मवाद निकलेगा, मसूड़ों से मवाद निकलेगी, मुंह से दुर्गंध आएगी। त्वचा रोग, सोरासिस और खुजली, खसरा ऐसे रोग आपको सताएंगे, विपरीत प्रभाव देंगे। मित्र आपके साथ बने दिन में साथ रहेंगे, बिगड़े दिन में आपका उल्टा नुकसान करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसे कोई प्रभाव आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो आप मान लीजिएगा कि कहीं न कहीं से बुध ग्रह आपके लिए हानिकारक है। तो आपको गाय को पत्तेदार सब्जियां बुधवार को जरूर खिलानी चाहिए। कारोबारी अगर नियमित रूप से ये उपाय करेंगे तो उनका पैसा कभी भी फंसेगा नहीं। इसलिए बुध ग्रह अगर किसी का खराब है तो उसे चाहिए कि बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं और उनके पास कुछ समय अपना व्यतीत करने की कोशिश करें। अगर हो सके तो हरी मूंग भिगो करके बुधवार के दिन अगर गौ माता को खिलाया जाए तो अति शीघ्र इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में केतु अशुभ है तो गाय को क्या खिलाना चाहिए और कैसे सेवा करनी चाहिए, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। केतु जब खराब होगा ना, संतान भाव अशुभ हो जाएगा। केतु खराब हो जाएगा तो दिमाग से संबंधित बीमारी जरूर हो जाएगी और यहाँ तक कि न्यूरो की ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें ऑपरेशन तक की स्थिति आती है। केतु के ही खराब होने से व्यक्ति के जीवन में ब्रेन में क्लॉटिंग होती है और अगर खास करके लग्न का केतु हो और पापग्रहों से दृष्ट हो तब तो समझ लो कि ये अनर्थकारी है। अगर ऐसा कुछ आपके भी जीवन में हो रहा है तो 2 रंग वाले खाद्य पदार्थ या 2 रंग वाले कंबल, सफ़ेद और काले तिल गुड़ में मिला करके शाम के समय गाय को खिलाने से केतु की परेशानी से मुक्ति मिलती है। केतु क्रीडवन्न केतवे पेशो मर्या अपेश से समसभ्य रजायत। तो केतु के मंत्रों का जप करने से तो लाभ मिलता है, लेकिन अगर गाय के पीठ पर केतु से प्रभावित व्यक्ति हाथ फेरे और गाय के माथे पर हल्दी से तिलक करे तो जल्दी से जल्दी केतु ग्रह का बुरा प्रभाव दूर हो जाता है। लेकिन गाय के सानिध्य में जाने से पहले गाय के स्वभाव का पता कर लेना चाहिए। गाय के मालिक से ये पता कर लेना चाहिए कि गाय मधुर स्वभाव की है कि तीखे स्वभाव की है और उसी अनुरूप गाय के पास जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और कुंडली में बैठा शुक्र अगर आपको अशुभ फल दे रहा है तो ऐसे में आपको गाय को क्या खिलाना चाहिए, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, कुंडली में अगर शुक्र ग्रह विपरीत प्रभाव दे रहा है, शुक्र विपरीत प्रभाव देगा तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा, विवाह देर से होगा, सुख सुविधा नहीं मिलेगी, रूखी सूखी रोटी खानी पड़ेगी, फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे, विवाह का सुख नहीं मिलेगा, बार बार तलाक हो जाएगा, बार बार विवाह विच्छेद हो जाएगा, आँखों से जुड़ी समस्या हो जाएगी, मोटे लेंस का चश्मा लग जाएगा और जननांग संबंधी समस्या हो जाएगी, संतान प्राप्ति में कठिनाई पैदा होगी। ये सब चीज़ें अगर आपके जीवन में हो रही हैं तो सुबह सूर्योदय के समय या रात में जब गाय जुगाली करती है उस समय गाय को गुड़ खिलाइएगा। आपके घर के सामने गाय आ जाए तो उसे कुछ खाने के लिए ज़रूर दीजिएगा और ऐसा करने पर कुछ दिनों के बाद निसंदेह गौ माता के आशीर्वाद से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, रिंकी जमशेदपुर से। रिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम रिंकी कुमारी है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 4/5/1982 है जी। और समय का कुछ विशेष जानकारी नहीं है, बट दोपहर के समय हुआ था जी। जन्म। और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा भविष्य कैसा होगा। मुझे प्रमोशन मिल सकता है, मैं टीचर जॉब में हूँ और हायर क्लास में फिर से चाहती हूँ जॉब। चलो ठीक है रिंकी, सुनो, तुम्हारे द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है और सप्तम भाव का भी स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी आपके प्रमोशन में मैं समझता हूँ 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। 3 से 4 साल के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा। भविष्य का जहाँ तक प्रश्न है, भविष्य आपका बहुत अच्छा है, वर्तमान भी आपका अच्छा है और भविष्य भी आपका अच्छा है। एकदम निश्चिंत रहिए। अगर कुछ कर सकती हैं तो 16 बृहस्पतिवार के व्रत करिए, केला के पेड़ की पूजा करिए, इससे आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवांगी लखनऊ से। शिवांगी जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम सौरभ है भैया का। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1986, 18 अगस्त, दिन सोमवार, 9:15 बजे। भैया की सरकारी गवर्नमेंट सर्विस कब तक लग जाएगी, कब तक उनकी शादी अच्छी हो पाएगी, हो सकता है मेरे बारे में भी बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1994 को, बुधवार को। आपके भैया को ना तो सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ना मैं इस विषय में कुछ कह पा रहा हूँ। इनसे कहिए प्राइवेट सेक्टर में अपने जीवन के लिए प्रयास करें और उसमें इनको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, विवाह के योग में अब काफ़ी विलम्ब हो चुका है। सरकारी नौकरी का इंतजार करते रहेंगे तो विवाह में भी विलम्ब हो जाएगा। 32 साल की उम्र हो गई है। अब जल्दी से इनसे कहिए कि बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का 10 माला जप कर लिया करें, केले के पेड़ में जल डाल दिया करें और हो सके तो केले के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जला दिया करें, जिससे इनके विवाह में शीघ्रता हो जाएगी। लेकिन सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर है हमारे साथ, मनोरंजन जी बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। क्या नाम है आपका? मैं मनोरंजन कुमारी बिहार वैशाली जिले से बोल रही हूँ जी। मेरा जन्म 24/9/81 है जी। और मेरे बेटे का जन्म है 24/8/2004 जी। ये उसके पढ़ाई के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि उसको मैं क्या पढ़ाऊँ, किसका भविष्य उज्जवल हो। वो इतना मन नहीं लगा और मेरा भविष्य कैसा होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल है। आप अपने बच्चे को आर्ट साइड की पढ़ाई करवाइए और आर्ट साइड की पढ़ाई करवा के सेना में, पुलिस में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में जाने के लिए तैयार करिए। ये बहुत अच्छा योग इसका रक्षा सुरक्षा विभाग में जाने का बन रहा है, इसमें सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने बताया कि गाय और ग्रहों का क्या कनेक्शन है। अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।